हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मनीषा शर्मा जी हैं। डॉक्टर मनीषा शर्मा जी आचार्य प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय में पदस्थापित है। ये हिंदी की व्याख्याता हैं। आइए आज हम इनके जीवन परिचय से संबंधित और साथ ही इनके द्वारा जो जिन विधा में इन्होंने काम किया है उसके बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मनीषा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपने जो प्रोफेसर आचार्य का पद, ये इस पर कब से आप पदस्थापित हैं? जी, वैसे मूलतः मेरा जन्म स्थान देहरादून है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा उस समय वहाँ पर सर्विस में थे जी। और हम राजस्थान के ही मूल निवासी हैं। आलनपुर सवाई माधोपुर की मैं बचपन मेरा वहीं निकला है जी। और शादी के बाद मैं कोटा में आई हूँ। 1998 में मेरा विवाह हुआ। उस समय 1998 में व्याख्याता हिंदी जी लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर मैं पदस्थापित हो चुकी थी जी। इससे पूर्व मेरा जो जीवन संघर्ष है वो बहुत श्रम साध्य रहा। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने जीवन में अपने श्रम से प्राप्त किया है। यानी जैसे सब कहते हैं कि सेल्फ मेड, मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि मैं आत्मनिर्भर स्वयं बनी हूँ। मैंने बीए की शिक्षा सवाई माधोपुर जैसे छोटे से महाविद्यालय से प्राप्त की और चूंकि सवाई माधोपुर में एमए नहीं था तो उसके पहले मैंने बीएड किया हिंडौन सिटी के बीएड कॉलेज से, और फिर मैंने स्वयं पाठी के रूप में एमए की शिक्षा प्राप्त की। और उस समय मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे जो शोध के निदेशक गुरु थे वो उस समय सवाई माधोपुर महाविद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई और एमए की शिक्षा के लिए उनका मार्गदर्शन मुझे मिला और उनके आशीर्वाद से मैंने प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और मुझे इस बात के लिए भी गर्व है कि मैंने जहाँ जो शिक्षा प्राप्त की और मुझे भगवान ने ये अवसर दिया कि मैं उसी महाविद्यालय में सर्वप्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग से 1998 में सारे राजस्थान में मेरा प्रथम स्थान रहा हिंदी व्याख्याता के साक्षात्कार में। और मुझे अपने ही महाविद्यालय में व्याख्याता पद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उसी प्रकार व्याख्याता पद पर आने से पहले मैं स्कूल शिक्षा में व्याख्याता बनी और उसी स्कूल में मैंने व्याख्याता हिंदी के रूप में अध्यापन किया जिसमें मैं विद्यार्थी रही थी। और उसके बाद उसी क्रम में मैं एमए करने के बाद और स्लेट नेट करते ही 1998 में मुझे राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में नियुक्ति मिली, जहाँ से मैंने एमए प्राप्त किया था। एमए की डिग्री प्राप्त की तो मैंने उन्हीं विद्यालयों में और उन्हीं महाविद्यालयों में अपनी अध्यापन सेवा दी जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर मनीषा जी, आपने जहाँ अध्ययन किया वहीं आप अध्यापन करा दिए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है क्योंकि जिस स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान पर हम लगाव होता है, वो आत्मीयता होती है जी। डॉक्टर मनीषा जी, आपकी प्रकाशित पुस्तकें कौन सी हैं और कब से आपने इस पर काम करना शुरू किया? एक प्राध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन मेरा कर्तव्य भी रहा है और मेरा कर्म भी रहा है। मैं 1998 में मेरी नियुक्ति हुई, इसके बाद 1999 में से ही मैं लगातार विगत 26 वर्षों से समीक्षा, शोध आलेख, शोध कार्य करवा रही हूँ। और पुस्तकें मेरी 2005 में एक प्रकाशित हुई, डॉक्टर जगदीश गुप्त का विसर्जन और सिद्धांत। दूसरी पुस्तक 2010 में आई थी, नासिरा शर्मा समसामयिक चेतना के विविध आयाम। मैंने एक यूजीसी का प्रोजेक्ट भी पूरा किया था और उसमें जो मैंने अध्ययन किया 2008 में मैंने समसामयिक परिवेश में जो विमर्श चल रहे हैं उस पर मैंने प्रोजेक्ट वर्क पूरा किया और मेरी पुस्तक सामने आई। इस 20वीं सदी के अंतिम दशक में जो विमर्श शुरू हुए थे, दलित विमर्श, वैश्वीकरण और स्त्री विमर्श, सर्वप्रथम 2008 में ही
मैंने इन तीनों विषयों पर गहन अध्ययन किया और एक पुस्तक मेरी सामने आई जिसके केंद्र में नासिरा शर्मा का कथा साहित्य था। उनकी कहानियों और उपन्यासों के केंद्र में मैंने जो समकालीन रचनाएं कर रही थी उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस पुस्तक की मैंने रचना की। और स्त्री विमर्श, विशेष रूप से स्त्री विमर्श को मैंने उसमें प्रधानता दी। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आज हमारे भारतीय साहित्य जगत में बहुत बड़ा भ्रम है कि स्त्री विमर्श का मतलब स्त्री स्वतंत्रता का मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति में पली बड़ी हूँ, भारतीय संस्कारों को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और अगर हम भारतीय महिलाएं हैं तो पाश्चात्य स्त्री विमर्श और भारतीय स्त्री विमर्श में हमको अंतर करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही स्थानों की या दोनों के परिवेश बिल्कुल अलग हैं। पश्चिम का जो नारी स्वतंत्र आंदोलन है वो सिमोन द बुआ के विचारों पर चलता है, जबकि ये भारतीय नारी की भूमि है, ये सीता की भूमि है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय स्त्री विमर्श को बिल्कुल अलग संदर्भ में देखना चाहिए। स्त्री की स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल उसकी स्वच्छंदता से नहीं लेना चाहिए। आज जो पाश्चात्य नारियां अपने घर में काम करने का भी आर्थिक आकलन चाहती है, भारतीय नारी ने ऐसा कभी नहीं चाहा। भारतीय महिलाएं अपने पारिवारिक श्रम को और अपने दायित्व को एक पूरी तरह निभाती है समर्पण के साथ, और उसका वो प्रतिदान नहीं लेना चाहती। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी समकालीन लेखिकाएं लिख रही हैं, चाहे वो चित्रा मुद्गल हो, चाहे मैत्री पुष्पा हो, चाहे मृदुला गर्ग हो, अलका सरावगी, राजी सेठ, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, अनेक ये पुरानी पीढ़ी की कथाकार हैं और आज वर्तमान पीढ़ी में भी जो लिख रही हैं वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य आंदोलन से प्रभावित होकर लिख रही हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी उपन्यास का। मृदुला गर्ग जो लिख रही हैं उनके उपन्यासों में पूर्णतः स्त्री स्वातंत्र की बात की जाती है, जो मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। उनका एक उपन्यास है कठगुलाब, उसमें 7 नारियों को रखा है और अलग अलग वर्ग की नारियों को रखा है। स्त्री स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्त्री स्वच्छंदता बिल्कुल भी मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। मैंने जब स्त्री विमर्श पर काम किया, नासिरा शर्मा का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगी। नासिरा शर्मा ने अपने साहित्य में, एक तो ये कि वैश्वीकरण उनके साहित्य में इस प्रकार से है कि उन्होंने केवल भारतीय नारियों पर, भारतीय समाज पर नहीं लिखा। वो एक पत्रकार रही है नासिरा शर्मा, और उन्होंने ईरान, इराक और जैसे विदेशों की यात्रा की है, और ईरानी समाज में जो इमाम खुमानी के द्वारा अत्याचार किए गए थे उस पर केंद्रित कर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है 7 नदियां एक समंदर। अच्छा। भारत पाकिस्तान विभाजन पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिंदा मुहावरे। तो नासिरा शर्मा कहती कि स्त्री पुरुष एक चने की 2 दाल हैं। स्त्री पुरुष समकक्ष होने चाहिए, सहयोगी तरीके से काम करने चाहिए, न कि एक दूसरे के प्रति हम प्रतिस्पर्धा रखें। और मेरी भी धारणा ये है कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए, उसका गौरव बना रहना चाहिए, लेकिन स्त्री को स्वच्छंदता कहीं भी नहीं अपनानी चाहिए। डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी सहभागिता की, क्या आपके अनुभव रहे? अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और राष्ट्रीय संगोष्ठी लगभग मैंने 150 से ज़्यादा अब तक मैं सहभागिता कर चुकी हूँ। विभिन्न हिंदी साहित्य पर ही हमारी संगोष्ठियाँ होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विभिन्न विषय, जिन विषयों पर मैंने चर्चा की, कहीं ना कहीं उन्हीं विषयों पर बात की जाती रही है। और मैंने उन संगोष्ठियों में उन विषयों को लिया, उन मौलिक विषयों को लिया जिन पर उससे पूर्व कोई काम न हुआ। बिल्कुल। और हमारे, चूँकि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ निरंतर जारी रहती हैं। अब जो मैंने 3 विषय बताया, उनके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक महत्वपूर्ण बात, राम कथा साहित्य पर एक उदयपुर में संगोष्ठी हुई थी, और उसमें यह था राम कथा का बदलता हुआ स्वरूप, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का की जो कथा है उसका भी हमारे आधुनिक संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में आज स्वरूप बदलता जा रहा है। और ऐसे लेखकों पर मैंने अमीश त्रिपाठी जी को लिया, जिनकी पूरी श्रृंखला है रामायण पर, और उसमें मैंने सीता जी को लिया। राम कथा साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो मैं वैसे बहुत सारी संगोष्ठियों में चर्चा कर चुकी हूँ, जो महत्वपूर्ण है उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। मिथिला की योद्धा सीता,
अमीश त्रिपाठी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें सीता जी को सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। अच्छा। मर्यादित तो है सीता, लेकिन वो बंदनी सीता नहीं है, वो तंत्र सीता नहीं है, वो सीता एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने सीता को। क्योंकि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का जो पालन पोषण किया था, चूंकि उनके पुत्र नहीं था, बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल पुत्र की तरह किया, एक राजकुमार की तरह किया। और अमीश त्रिपाठी ने सीता जी को वहाँ एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। वो आसानी से अपहरण करके रावण उन्हें नहीं ले जा सका। रावण के जो विभिन्न चर थे उनके साथ उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ युद्ध किया था। और आज की जो तकनीक है, अमीश त्रिपाठी ने मिथिला की योद्धा सीता में उस जो वायुयान बताया था, रावण का जो यान था, उसको भी आधुनिक तकनीक से लेस बताया। और दूसरी बात, रावण को वहां पर एक व्यापारी के रूप में कहा, उपनिवेशवादी था वो। उसे जो कहते हैं रावण की लंका सोने की है। वर्तमान संदर्भ में अमीश त्रिपाठी ने उस उपन्यास में वो सोने की लंका से तात्पर्य था कि रावण एक ऐसा व्यापारी था जो व्यापार करने में बहुत निपुण था। उसने इतना धन, आज की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जिसमें हम भौतिकता की ओर दौड़ते जा रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमीश त्रिपाठी ने राम कथा में सीता के सर्वथा नवीन रूप को प्रस्तुत करने के, रावण को भी सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल। तो ये तो मैं एक संगोष्ठी की बात की। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो रही हैं लगातार, उनमें नए नए विमर्श आ रहे हैं। मैं विकलांग विमर्श की बात करना चाहूंगी। आज विकलांग शब्द काम में नहीं आ रहा, आज हम कर रहे हैं दिव्यांगजन, निशक्तजन शब्द को, जिससे कि उस वर्ग को हम सम्मान दे सकें। मैंने 2012 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी महाराष्ट्र में, आमलनेर में, और वहाँ पर सर्वप्रथम इस विषय को संगोष्ठी का विषय बनाया गया था। और मैंने वहाँ मृदुला सिन्हा के जो मेहंदी को रंग उपन्यास को लेकर निशक्तजन विमर्श पर बात की थी। और उस विषय को लेकर बाद में मैंने मेरी शोधार्थी को पूरा शोध कार्य करवाया, क्योंकि सर्वथा ये मौलिक विषय था। बिल्कुल। मैंने उसमें जो विषय रखा पीएचडी का, निशक्तजन केंद्रित रचनाएं, एक अनुशीलन। तो सर्वथा मौलिक विषय पर मैंने निशक्तजन विषय पर पूरा शोध कार्य करवाया। डॉक्टरेट की उपाधि मिली है मेरी शोधार्थी को। तो इन संगोष्ठियों से मैंने सर्वथा नवीन विषय लिए। और इसी तरह वृद्धजन विमर्श, आज हमारे समाज की यह विडंबना हो गई है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आते आते संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल। आज की जो नवयुवा पीढ़ी है वो धनोपार्जन के लिए विदेश में पलायन कर रही है। ऐसी स्थिति में समाज का हमारा जो संयुक्त परिवार है उसके टूटने से परिवार के बुजुर्गों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। और आज हम सब के लिए ये मनन और चिंतन का विषय है। तो मैंने एक संगोष्ठी में एक विषय लिया था वृद्धजन विमर्श पर, और कहानियों के संदर्भ में और उपन्यासों के संदर्भ में। और उसमें मैंने सर्वप्रथम प्रेमचंद की बूढ़ी का की कहानी से प्रारंभ किया इस विमर्श को। और मैं लाई ढलान के उस पार, रमेश खत्री हैं जयपुर के, उनकी का कहानी संग्रह है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, पहली कहानी से लेकर आखिरी कहानी तक सभी वृद्धों की समस्याओं पर लिखा हुआ। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उन विषयों को चुना। और जैसे मैंने कहा निशक्तजन विमर्श, वृद्धजन विमर्श, इसी तरह मेरे जो विद्यार्थी उन्होंने आदिवासी विमर्श पर काम किया है। आदिवासी विमर्श में भी विशेष रूप से आदिवासी कथा साहित्य में महिलाओं की अस्मिता पर बात की। इसी तरह मेरे जो विद्यार्थी, उन्होंने आज तक शायद बहुत कम लोगों ने विस्थापन साहित्य पर काम किया है। बिल्कुल सही। मैंने शोध के क्षेत्र में ही अपना अधिकांश जीवन लगाया है। विगत 26 वर्षों से लगातार मैं शोध आलेख लिख रही हूँ और शोध कार्य करवा रही हूँ। अब तक मेरे 9 शोधार्थियों को हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों में पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। और 10वीं अभी 4 दिन पहले ही यहाँ हाड़ौती अंचल के जितेंद्र निर्मोही हैं, सशक्त हस्ताक्षर, उनके कथा साहित्य पर, उनके साहित्य के विविध, उनके साहित्य में चेतना के विविध स्वर पर मेरे मार्गदर्शन में राजाराम धाकड़ ने शोध कार्य सबमिट किया है कोटा विश्वविद्यालय। और कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में भी मैं मुख्य विषय विशेषज्ञ के रूप में रही हूँ। और वहाँ विजय जोशी जी के साहित्य पर जो पीएचडी हुई थी उसमें मुख्य परीक्षक के रूप में मैंने कार्य किया है। और ऐसे अनेक विषय हैं जिनको लेकर मैं निरंतर लिखती रही हूँ। ये तो मेरे शोध पर्यवेक्षक की बात हुई। मैंने समीक्षक के रूप में भी
हाड़ौती अंचल के सभी साहित्यकारों पर लगभग लेखनी चलाई है। आपको ध्यान हो तो अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, रमेश चंद्र विजय वर्गीय सुधांशु जी जी, जो अपने आगे इंजीनियर लगाया करते। बिल्कुल सही है। दिन होगा खजुराहो में पहली रचना वो थी उनकी, बिल्कुल, जिस पर मैंने समीक्षा लिखी थी। वाह। उसके बाद मैंने यहाँ स्टेशन निवासी आरसी शर्मा आरसी जी जी जी, उनका एक हाड़ौती का जाना माना नाम है, बहुत अच्छा लिखते बहुत हैं। सुंदर, अहिल्याकरण उनकी पुस्तक थी जिस पर समीक्षा लिखी। बिल्कुल। और दयाकृष्ण विजय जी की पुस्तक पर समीक्षा लिखने का भी मुझे सौभाग्य मिला। और श्याम कुमार पोकरा हैं जिन्होंने माँ जोगणिया उपन्यास लिखा था, उसकी समीक्षा भी मेरी ही थी। विजय जोशी जी के जितने भी उपन्यास हैं उनके प्रमुख उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन भी मैंने किया है। बहुत बढ़िया। और मेरे जो शोध आलेख हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपते रहे। जी, जी। इंद्रप्रस्थ भारती से अज्ञे के काव्य में क्षण, अज्ञे को सामान्य रूप से ज़्यादा लोग छेड़ते नहीं है क्योंकि अज्ञे अपने आप में नई कविता के सशक्त कवि हैं। और मेरा जो पीएचडी का विषय था वो भी एक चुनौती भरा था। डॉक्टर जगदीश गुप्त काव्य सृजन और सिद्धांत। डॉक्टर जगदीश गुप्त समकालीन कविता के आधारशिलाकर्ताओं में रहे हैं जिन्होंने नई कविता की नींव रखी थी, अज्ञे और जगदीश गुप्त। वो भी मेरा जो शोध कार्य था वो भी मैंने वहाँ से शुरू किया। और अब भी किसान विमर्श हो, चाहे जो हमारे राजनीतिक सत्ता विमर्श हो और बाल विमर्श हो, मैं हर विषय पर अपनी लेखनी चला रही हूँ। और अभी जितेंद्र निर्मोही जी की एक रचना आई है द्रौपदी खंड काव्य, उसकी समीक्षा भी मैंने लिखी है। और अब यहाँ पर अभी स्नेहलता शर्मा जी हैं, उनकी कवि किताब पत्थरों के बीच नदी बहती है, उसकी समीक्षा भी मैंने की थी। हमारे हाड़ौती अंचल के गौरवपूर्ण स्थान को रखने वाले विश्वामित्र दाधीच जी, विश्वामित्र दाधीच जी का वेदवती उपन्यास है, उसकी समीक्षा भी मैंने लिखी है। तो लगातार मैं एक समीक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में और शोध आलेख लेखनकर्ता के रूप में कार्य करती रही हूँ। और मेरी कोशिश यह रही है कि मैं अपने आलेखों के माध्यम से समाज के सामने उन विषयों को ला सकूं, उन विषयों को केंद्र में ला सकूं अपने शोध कार्य के माध्यम से, जिससे कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं जागृति। हिंदी साहित्य का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक योगदान रहा है। मेरे अनेकानेक जो आलेख हैं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, उर्वशी का विशिष्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर को, और द्विदयुगीन कवियों की स्वतंत्रता आंदोलन साहित्य में उनका योगदान, इस तरह के विषय मैंने लिए हैं जो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो समाज है, किसी न किसी रूप में अपने देशभक्ति की ओर आकर्षित हो। और मैं बस इस मंच के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को और स्त्री वर्ग को एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ कि आज का युवा पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटे, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से जो निरंतर हम धनोपार्जन की अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, अपने परिवार को हम छोड़ते जा रहे हैं, अपने देश को छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा की ओर लौटना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। हमारे देश को जब हमारे राजनेता के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में बात करते हैं, अटल बिहारी जी बात करते हैं, और राष्ट्रभाषा के साथ हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की जब प्रयास किया जा रहा है, तो हमारा जो युवा वर्ग है और हमारी विशेष रूप से महिला वर्ग, क्योंकि एक माँ ही बालक की प्रथम जननी होती है, मैं जहाँ भी वक्तव्य देती हूँ एक संदेश देना चाहती हूँ कि एक माँ को, एक बहन को, एक पत्नी के रूप में हमें अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित करना होगा। एक महिला का आत्मनिर्भर होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो आर्थिक रूप से सिर्फ आत्मनिर्भर बने। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर तो बने, लेकिन हमारे संस्कारों को न छोड़ें। हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, और जितने भी युवक वर्ग हैं वो अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौटें। तभी हम जो नैतिक पतन हो रहा है हमारे समाज में, आज की जितनी भी समस्याएं, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे युवा बेरोजगारी की समस्या हो, या जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है, यौनाचार हो रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान
हम तब पा सकते हैं जब हम अपनी संस्कृति को पुनः अपनाएं, अपने वेद पुराण उपनिषद महाभारत अपने ग्रंथों की ओर वापस लौटें, और न तो कम से कम अपना जो उच्च साहित्य गीता के से संदेश लें, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कहीं ना कहीं हम अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठें, थोड़ा उदार बने, क्योंकि हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, अगर हम उसको अपनाएंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, परोपकार के लिए जरा सा ऊपर उठेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकेगा। और इस दृष्टि से मैं कामायनी से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अगर पर पीड़ा को आप अपनी पीड़ा मान करके दूसरों के हित की बात सोचेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकेंगे। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश में खुशहाली और संपन्नता ला सकेंगे। डॉक्टर मनीषा जी, आप राज्य के कन्या महाविद्यालय में आचार्य भी हैं। शैक्षणिक जो गतिविधियां आपकी चलती है उसमें आपका क्या योगदान है? बिल्कुल मेरा योगदान रहा है। मैं 2008 में, पहले मैं राजकीय महाविद्यालय में थी जी, 1999 से लेकर 2008 तक जी। वहाँ भी मैं लगातार साहित्यिक गतिविधियों में नहीं, अन्य जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हों, चाहे खेल प्रतियोगिताएं हों, चाहे आशु भाषण प्रतियोगिताएं हों या सांस्कृतिक गतिविधियां हों, निरंतर मैंने जो दायित्व मुझे सौंपे गए महाविद्यालय के द्वारा उनको पूरी तरह पूरा किया है। और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय जानकी देवी बजाज, पहले हमारे महाविद्यालय का नाम था, 2016 तक जी। और मुझे कहते हुए अफसोस है कि इतना गौरवपूर्ण महाविद्यालय जो हमारा था, हाड़ौती का सबसे बड़ा जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, वो 3 भागों में विभाजित हो गया। और कालांतर में 2016 से मेरे महाविद्यालय का नाम हुआ राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा जी। मैंने जिस समय इस महाविद्यालय में प्रवेश किया, उसी समय मैंने 4 साल तक राष्ट्रीय सेवा योजना जी की कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया, और वो भी एक तरीके से छात्राओं को समाज सेवा से जोड़ने का काम था। और मैंने विभिन्न प्रभारी के रूप में महाविद्यालय की सभी, चाहे वो प्रवेश समिति हो, चाहे चुनाव समिति हो, चाहे परीक्षा समिति हो, विभिन्न समितियों में मैं निरंतर कार्य करती रही हूँ। और साहित्यिक गतिविधियाँ तो निश्चित रूप से हिंदी विभाग है, तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें आयोजित करवानी होती है, और उन्हीं छात्राओं को हमने शोध करवाया है। डॉक्टर मनीषा जी, और कोई पुरस्कार वगैरह आपको मिला हुआ हमारे दर्शकों को बताएं? हाँ, पुरस्कार मिले हैं मुझे। एक तो साहित्य सम्मेलन सम्मान, जो एक तरीके से अखिल भारतीय स्तर का होता है, 2009 में मिला मुझे। इलाहाबाद में संस्था है साहित्य सम्मेलन जी, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। और अभी एक प्रतिष्ठित सम्मान होता है नाथ द्वारा में साहित्य मंडल द्वारा सम्मान दिया जाता है। आज से विगत 4 वर्ष पहले ही उसके जो आयोजक मंडल हैं उसमें देवपुरा जी हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि वो सम्मान केवल एक मेरी साहित्य साधना का सम्मान नहीं था, प्रभु के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में एक प्रकार से मुझे जो सम्मान मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और इसी तरह साहित्यांचल राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान मुझे मिला है भीलवाड़ा से। और कोटा में संभाग स्तर पर भी अभी मुझे कर्मयोगी संस्थान द्वारा हाड़ौती गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी हाल में ही हमें ये अवसर मिला कि हाड़ौती का प्रथम साहित्य महोत्सव ये संभागीय पुस्तकालय में आयोजित किया गया था, मुझे वहाँ भी सम्मानित किया गया। इस बात का मुझे सम्मान मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। छोटे छोटे अनेकानेक अवसरों पर जो सम्मान मिलते हैं, वो दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि सम्मान आदमी की योग्यता से मिलना चाहिए, और आपको कोई आमंत्रित किए तो ही, नहीं तो अपने प्रयास से अगर सम्मान पाया तो उसकी कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और मेरा सबसे बड़ा सम्मान ये है कि मैं जो मन वचन कर्म से साहित्य की साधना कर लूँ, ये मेरी रुचि है अध्ययन अध्यापन की, वो सतत चलती रहे। और जैसे आपने मुझे याद किया, मेरा और आपका कोई परिचय नहीं था, कहीं ना कहीं मेरे साहित्य सृजन से और मेरे कार्य से आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं किसी मंच पर जाकर अपने समाज को जागृत कर सकूं, अपने विद्यार्थियों को जागृत कर सकूं, और
पाठक वर्ग को जागृत कर सकूं, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान अपने आप में मानती हूँ। ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनीषा शर्मा, आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। इन्होंने साहित्य क्षेत्र में जो इनकी खूबियाँ थी वो आप तक पहुँचाई और साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों में भी भाग लिया और समाज में महिलाओं की भूमिका, दिव्यांगों की भूमिका क्या होनी चाहिए उसके बारे में बखूबी बताया। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद।